अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंड। आई एम सलाउल अहमद। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का लेक्चर 5 है और टॉपिक है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स भी उसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं फोर्स के बारे में। तो क्योंकि फोर्स का इस टॉर्क से एक गहरा ताल्लुक है। ठीक है, अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स के इफेक्ट की बात करें, तो हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो फोर्स बेसिकली क्या होता है कि फोर्स एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा एजेंट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकता है। ये उसका एक इफेक्ट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट मोशन को रोकना। इसी तरीके से जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये बंदा इस हेवी स्टोन को रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद एक और इफेक्ट भी होता है फोर्स का कि वो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में हेल्प भी करता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये दो आदमी जो हैं इस बॉक्स को मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किस वजह से, किस इफेक्ट से? वो फोर्स की इफेक्ट से। ठीक है, उसके बाद फोर्स एक और इफेक्ट भी जनरेट करता है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, एक हमारे पास एक बॉल है जिसको हमने यहाँ प्रेस किया हुआ है और उसका शेप जो है वो चेंज हो गया है। उसके साथ साथ एक और इफेक्ट भी हमने डिस्कस किया था कि फोर्स जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। जैसे कि आप क्रिकेट में देखते हैं अक्सर कि एक जो बॉलर होता है वो जब बॉल फेंकता है तो बैट्समैन क्या करता है, उस बॉल को हिट करता है और उस बॉल की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मतलब ये कि ये सारे जो हैं ये इस फोर्स के इफेक्ट हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को रोकना, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लगाना और किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करना या किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करना। तो अगर हम एक और इफेक्ट को देख लें तो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नट है जिसको मैंने जो है ना वो बंद करना है या खोलना है, तो हम क्या करते हैं कि हम स्पिनर का यूज करते हैं, पाने का यूज करते हैं। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर मैं इस पाने पर, इस स्पिनर पर ऊपर से फोर्स लगा लूं, यहां से मैं फोर्स लगवाता हूं, तो क्या होगा, ये पाना मूव करेगा आगे की तरफ। ठीक है, क्योंकि मैं, जैसा कि मैं इस नट को बंद कर रहा हूं, ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं इसको घुमाऊंगा। लेकिन क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो वहीं खड़ा रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब इस पर फोर्स लगेगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये जब आगे की तरफ मूव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? वो कर रहा है इस फोर्स के इफेक्ट से। ये क्या कर रहा है? ये रोटेट करेगा, इस पॉइंट से ये आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये रोटेट करेगा, ये टर्न हो जाएगा। किस वजह से? क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यही होता है हमारा टॉर्क। तो हम इसके लिए ये कह सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम अगर फोर्स लगाएं और वो टर्न कर जाए और वो रोटेट हो जाए तो हम इस फोर्स के इफेक्ट को बोलते हैं टॉर्क। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है बेटा, अब ये जो टॉर्क लफ्ज है बेसिकली ये एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड टॉर्करे से लिया गया है और जिसकी मीनिंग होती है रोटेशन। ठीक है, तो मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएं और वो रोटेट करे, ये हमारा टॉर्क है। ठीक है, तो देखें बेटा कि अगर हम इस टॉर्क की बात करें तो बेसिकली जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना वो होता है किसी रिजिड बॉडी में। अगर रिजिड बॉडी
की बात करें तो रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी हम उसको कहते हैं जो सॉलिड हो, जो सख्त चीज होती है, हम उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो रिजिड बॉडी की अगर हम डेफिनेशन को देख लें तो उसमें कहता है अ बॉडी इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। एक बॉडी जो बनी हुई है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से, उसको हम रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर, उस बॉडी पर अगर हम फोर्स लगा लें तो वो ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल हैं उसके उस डिस्टेंस में, उस डिस्प्लेसमेंट में किसी किस्म का चेंज ना हो, चेंज ना आ सके। ठीक है, उसका जो पहले डिस्टेंस था वही डिस्टेंस रहे। ठीक है, उसकी जो अरेंजमेंट थी वही रहे। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, इस स्पिनर को ब्रेक कर दूं तो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। अगर ये टूट जाएगा तो टूटने के बावजूद इसके इंटरनल जो मॉलिक्यूल होंगे, इंटरनल जो एटम्स होंगे, उनके डिस्टेंस में कोई किस्म का इफेक्ट, कोई किस्म की चेंज नहीं आएगी। ठीक है, उसका पार्टिकल्स का जो आपस में डिस्टेंस होगा, पार्टिकल में का आपस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी पोजीशन होगी, वो वही रहेगी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी हम किसको बोलते हैं? ऐसी बॉडी जिसमें लार्ज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हों, लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स हों, लेकिन उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो आपस में, डिस्टेंस हो आपस में, वो सेम रहे। ठीक है, अगर हम उस पर फोर्स लगाएं भी, अगर यहां देखा जाए तो ये जो स्पिनर है ये इस नट वाले पॉइंट पे फिक्स है। ठीक है, हम इसको यहां से घुमाएंगे तो ये यहां से नहीं हिलेगा, यहां से डिस्प्लेस नहीं हो जाएगा, यहां से अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। ये जो इसकी फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इस पॉइंट को जहां से ये फिक्स हुआ है तो हम इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं या हम इसको एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कहता है अ लाइन अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स। ऐसी लाइन या ऐसी पॉइंट जिस पर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, घूमता है, इस किस्म की लाइन या इस किस्म की एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है बेटा, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास व्हील है। ठीक है, और ये साइकिल का व्हील है हमारे पास। अगर इस व्हील की घूमने की बात करें तो ये इस पॉइंट से घूमता है। ये जो मिडिल पॉइंट है इसकी, इसको हम बोलते हैं एक्सिल। ये भी अराउंड किसके घूमता है? ये भी इस जो एक्सिल के गिर्द घूमता है। ठीक है, ये जो एक्सिल है ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो ये जो व्हील है ये इसके अराउंड घूमता है। या अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो हमारी अर्थ जो होती है या फर्दर और हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो भी जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो सन क्या है? सन उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन किसके गिर्द घूमता है? वो भी न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। ठीक है, तो वो जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन की एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी एक पॉइंट के गिर्द घूमेगा, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और अगर हम आगे जाएं और अगर हम इस स्पिनर की बात करें बेटा तो इस स्पिनर के इस पॉइंट, मतलब फिक्स पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो लाइन होगी, ठीक है, हम इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब कि ये जो फोर्स लग रहा है ये कहां लग रहा है? ये इस लाइन पे लग रहा है। ठीक है, इस लाइन पे, और इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको और हम बेहतर नमूने से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपके सामने ये एग्जांपल है एक शीशा का। तो ये दो बच्चे हैं, इस पे जो है ना वो खेल रहे हैं। ठीक है, ये जो दोनों बच्चे हैं बेटा ये एक ही ब्लॉक पे जो है ना बैठे हुए हैं। ये ऊपर जाएगा तो ये बच्चा नीचे जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये बच्चा नीचे जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो फोर्स है वो किस पे लग रहा है? वो इसी एक ब्लॉक पे लग रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है ये क्या है? ये ये इन बच्चों की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है कि ये दोनों बच्चे जो हैं वो इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं। तो हमने इस केस में भी देखा कि यहाँ स्पिनर पे जो फोर्स लग रहा है वो इसी लाइन पे लग रहा है। ठीक है, तो इस ब्लॉक को या हम इस लाइन को
क्या कहेंगे कि एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें कहता है द लाइन along which a force acts is called the line of action of force। ऐसी लाइन जिस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां से देखें बेटा कि इस फिक्स पॉइंट से, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर यहां तक ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, हम इस डिस्टेंस को बोलते हैं मूवमेंट आर्म, जिसको हम आर से शो करते हैं। यहां अगर इस केस में देखा जाए बेटा तो इसकी फिक्स पॉइंट कहां से, ये फिक्स पॉइंट है बेटा सीसा की। ठीक है, तो सीसा की इस फिक्स पॉइंट से लेकर इस बॉय तक, इस लड़के तक, ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा हमारा, ये होगा मोमेंट आर्म। या इस फिक्स पॉइंट से लेकर इस गर्ल तक, इस लड़की तक, ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा क्या, मोमेंट आर्म। मतलब कहने का ये है कि फिक्स पॉइंट से लेकर आगे जितना भी डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा क्या, मोमेंट आर्म। ठीक है, अगर हम मोमेंट आर्म की बात करें तो इसकी डेफिनेशन में कहता है मोमेंट आर्म इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड। मोमेंट आर्म हम इसको बोलते हैं कि फिक्स पॉइंट से लेकर जहां जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। ठीक है बेटा, और मोमेंट आर्म को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एल से या आर से करते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि टॉर्क किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो टॉर्क डिपेंड करता है वो करता है मोमेंट आर्म पे। अगर मोमेंट आर्म की बात करें तो मोमेंट आर्म, जितनी मोमेंट आर्म ज्यादा होगी उतना टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर हम एक एग्जांपल को देख लें बेटा कि मिसाल के तौर पर एक ट्रैक्टर है, अगर वो पंचर हो गया तो क्या होता है कि वो मैकेनिक्स उस ट्रैक्टर के नट खोलते हैं। ठीक है, नट खोलने के लिए वो एक बहुत बड़ा स्पिनर यूज करते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो उस स्पिनर की लेंथ बढ़ाने के लिए एक और पाइप का टुकड़ा भी उसमें ऐड कर देते हैं। अब ये जो पाइप का टुकड़ा उसने ऐड कर दिया है वो क्या है, वो उसने उस स्पिनर की लेंथ बढ़ा दी, और उस लेंथ को हम बोलते हैं मूवमेंट आर्म। वो लेंथ क्यों बढ़ाता है, क्यों कि ताकि उस नट को खोलने में हमें ज्यादा फोर्स ना लगाना पड़े। ठीक है, तो अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो थोड़ा वाला फोर्स भी ज्यादा इफेक्ट देगा। ठीक है, तो इसलिए आसानी से वो नट खुल जाएगा। अगर हम छोटा वाला स्पिनर यूज करेंगे तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसी वजह से हम जो कह रहे हैं कि ये जो मोमेंट आर्म है ये मतलब कि टॉर्क जो है वो मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरी पॉइंट है हमारे पास अप्लाइड फोर्स। जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जो तीसरी पॉइंट है बेटा वो है एंगल कि जितनी एंगल बनेगी उस हिसाब से जो है ना वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर के एंगल कम है तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर एंगल ज्यादा है तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और जो मैक्सिमम टॉर्क है बेटा वो 90 डिग्री एंगल पे जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। अगर इस एग्जांपल को देख लें बेटा, इस स्पिनर पे जो फोर्स लगा रहा हूं वो ऊपर की तरफ से लगा रहा हूं यहाँ, तो इस लेंथ में इस लाइन और इस फोर्स की आपस में अगर हम मैं एंगल की बात करूं तो ये 90 डिग्री बनेगी। ठीक है, तो यहां से मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। अगर मैं फोर्स इसी तरफ लगा लूं, जिस तरफ स्पिनर का मुंह है उसी तरफ मैं फोर्स लगा लूं, क्या ये स्पिनर घूमेगा? नहीं घूमेगा, क्योंकि उस पर फोर्स का इफेक्ट ही नहीं होगा। तो ये किस लिए? क्योंकि यहां से एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तभी हमें जो है ना वो फोर्स मैक्सिमम मिल रहा है। अगर यहां से अगर उसी जिस तरफ इस स्पिनर का मुंह है और उसी तरफ में फोर्स लगाऊं तो क्या होगा कि हमारी एंगल, मेरे फोर्स की एंगल और इस जो मोमेंट आर्म है उसकी एंगल क्या होगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ फोर्स का इफेक्ट नहीं जनरेट होगा। तो टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है किस पे? एंगल पे भी। ठीक है, अगर हम टॉर्क के फार्मूले की बात करें बेटा तो टॉर्क का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आर। ये क्या है हमारे पास? ये फोर्स है, और आर क्या है? आर है हमारे पास मोमेंट आर्म। अगर इस टर्म की बात करें, ये जो मैंने एक सिंबल लिखा हुआ है ना, ये आप समझ रहे होंगे बेटा कि ये टी है। बेसिकली ये टी नहीं है। ठीक है, यहाँ नीचे से थोड़ा सा ये कर्व्ड है। बेसिकली ये जो है ये एक लैटिन लैंग्वेज का एक सिंबल है, और इसको कहा जाता है टाओ। ठीक है,
जैसे कि हम थीटा पढ़ते हैं, एंगल के लिए थीटा, ये भी लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी एक सिंबल है और जिसका नाम है टाउ, ठीक है। अगर हम टार्क के यूनिट की बात करें बेटा, तो देखा जाए तो फोर्स का जो यूनिट है वो होता है न्यूटन, और आर क्या है हमारे पास, एक डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, तो हम इसको एनएम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि टॉर्क जो है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, उसके बाद उसका फार्मूला देखा और उसके बाद उनका हमने यूनिट भी देख लिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अगर हम मोमेंट्स की बात करें तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, इट मींस के रोटेट्स और द टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड मोमेंट, ठीक है। कि टर्निंग इफेक्ट जो होता है वो मोमेंट होती है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोमेंट, ठीक है। एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम इस एग्जांपल को देख लें बेटा, तो अगर मिसाल के तौर पर ये जो बॉय है, अगर ये यहाँ से इस तरीके से मूव करे आगे की तरफ, तो ये क्या होगा, इसकी जो मूवमेंट होगी वो क्लॉकवाइज होगी। अगर ये ऊपर की तरफ मूव करे तो इस तरीके से, तो ये क्या होगा, इसकी मूवमेंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। अभी हमने समझा कि मूवमेंट की दो टाइप होती है, एक होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। अभी हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन में कहता है द टॉर्क और मूवमेंट प्रोड्यूस्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर टॉर्क या मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं, तो क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से उसकी मूवमेंट हो, उस तरीके से वो मोशन कर रहा हो, जैसे कि हमारे घड़ियों में जो कांटे होते हैं वो जिस तरीके से मूव कर रहे होते हैं ना, वो हमारा होता है क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करें और उसकी डेफिनेशन को देख लें, तो उसमें कहता है द टॉर्क और मूवमेंट प्रोड्यूस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी कहा जाता है, कि मतलब कि जैसे हमारे जो घड़ियों की सुइयां होती हैं, तो उसके अपोजिट अगर कोई हमारी जो है ना मूवमेंट हो, तो उस तरीके की मूवमेंट को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि हमने ये दोनों ही मूवमेंट को समझ लिया कि क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है। और अब हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की तरफ। तो उसकी डेफिनेशन में कहता है अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। ये कहता है कि अगर कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट में जब हो, अगर वो दोनों ही इक्वल हो, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। तो यही जो होती है, यही हमारे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर क्लॉकवाइज मूवमेंट हो और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो, वो दोनों ही इक्वल होनी चाहिए, दैट इज सेड टू बी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। चाहे दोनों अतराफ से फोर्स लग भी रहे हों, लेकिन उन दोनों की जो मूवमेंट होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, और काउंटर क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी, ठीक है। अगर के दोनों की मूवमेंट सेम है, तो हम कहेंगे वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट बैलेंस है, और इस मतलब प्रोसेस को और इस कंडीशन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉर्क और उसके रिलेटेड जो चीजें हमने समझी वो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बेटा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।